आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल गरमाने लगा है। एक और जहां एनडीए और इंडिया गठबंधन चुनावी तैयारियों में जुटे हैं, तो वहीं सीटों के बंटवारे और मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर राजनीतिक चर्चाएं जोरों पर हैं। अब इसी बीच सी वोटर के एक सर्वे ने राजनीतिक हलचल को और बढ़ा दिया है। इस सर्वे में मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे पसंदीदा चेहरा बताया गया है। सी वोटर के ओपिनियन पोल में 36% लोगों ने तेजस्वी यादव को अगला मुख्यमंत्री बनने की पहली पसंद बताया है और मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 15% समर्थन मिला है। वह तीसरे नंबर पर हैं, जबकि दूसरे नंबर पर प्रशांत किशोर हैं, जिन्हें 17% लोगों का समर्थन मिला। वहीं बीजेपी के सम्राट चौधरी को 13% और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चिराग पासवान को 6% लोगों ने सीएम पद के लिए पसंद किया है। सर्वे के मुताबिक नीतीश और तेजस्वी की लोकप्रियता में 3 से 5% की गिरावट हुई है। वहीं सम्राट चौधरी, प्रशांत किशोर और चिराग पासवान की लोकप्रियता में 2 से 5% की बढ़ोतरी हुई है। तमिलनाडु में भाजपा और एआईएडीएमके के बीच गठबंधन होने की खबर आने के एक सप्ताह बाद ही पलानीस्वामी ने भाजपा को बड़ा झटका दिया है। दरअसल एआईएडीएमके के महासचिव के पलानीस्वामी ने बुधवार को इस संभावना से इनकार किया कि अगर उनकी पार्टी के नेतृत्व वाला गठबंधन 2026 के विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज करता है, तो राज्य में गठबंधन की सरकार नहीं बनेगी। पलानीस्वामी ने बुधवार को मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कभी नहीं कहा कि तमिलनाडु में अन्ना द्रमुक भाजपा गठबंधन सरकार बनेगी। उन्होंने गठबंधन सरकार के बारे में नहीं कहा। पलानीस्वामी ने आरोप लगाया कि मीडिया ने प्रासंगिक मुद्दे को गलत समझा है, जो मीडिया की चाल है। मीडिया को इस तरह की भ्रामक खबरें नहीं चलानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने 11 अप्रैल को घोषणा की थी कि अन्ना द्रमुक भाजपा गठबंधन चुनाव जीतेगा और सरकार बनेगी। हालांकि पलानीस्वामी के मुताबिक इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार गठबंधन की होगी। पलानीस्वामी ने गठबंधन के चुनाव जीतने पर भाजपा के साथ सत्ता साझा करने की गुंजाइश से इनकार किया है। सीबीआई ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक दुर्गेश पाठक के घर छापा मारा। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार सीबीआई ने ये छापेमारी विदेशी अंशदान नियमों के कथित उल्लंघन के मामले में की है। इस पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि हम इससे डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा कि बीजेपी, पीएम मोदी और मोदी सरकार ने हमारी पार्टी को खत्म करने के लिए हर हथकंडे अपनाकर देख लिए, लेकिन आम आदमी पार्टी आज मजबूती के साथ बीजेपी से लड़ रही है। संजय सिंह ने एक्स पर लिखा कि बीजेपी का गंदा खेल फिर शुरू। गुजरात के सह प्रभारी दुर्गेश पाठक के घर सीबीआई पहुंची है। मोदी सरकार ने आम आदमी पार्टी को खत्म करने का हर हथकंडा अपनाकर देख लिया, लेकिन फिर भी उन्हें चैन नहीं मिला। सिंह ने कहा कि गुजरात में बीजेपी की हालत खराब है। जैसे ही पाठक को गुजरात का सह प्रभारी बनाया गया, उनको धमकाने के लिए सीबीआई भेज दी गई। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और आरजेडी सहित महागठबंधन में शामिल अन्य दलों की आज बैठक होने वाली है, जिस पर बीजेपी ने कहा कि इनका कोई मकसद नहीं है। वहीं अब बीजेपी के बयान पर आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि पहली बैठक का एक अलग उद्देश्य होता है कि हम साथ लड़ेंगे। इस बैठक को उसी प्रकार से देखा जाना चाहिए। कितनी सीट किसको मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। बैठक का मूल उद्देश्य है कि तमाम दल एक साथ बैठकर तय करेंगे कि बिहार में जो हाहाकार है उसके लिए एक सशक्त विकल्प चाहिए और जीतने की क्षमता सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। बिहार में होने वाली महागठबंधन की बैठक पर भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने भी एएनआई से कहा कि महागठबंधन के जो लोग आज बैठने वाले हैं, इनके बैठने का कोई मकसद नहीं है। ये पूरी तरह से फ्लॉप शो होने वाला है। हम तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव में जाएंगे, लेकिन महागठबंधन के लोग ये कहने को तैयार नहीं हैं कि वे तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव में जाएंगे। भाजपा नेता ने कहा कि नेता मिलेंगे, लेकिन दिल मिलने वाला नहीं है। ये पूरी तरह से एक दूसरे के खिलाफ हैं। कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव को नेता मानने को तैयार नहीं है। तेजस्वी यादव कांग्रेस पार्टी को 70 सीट देने को तैयार नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि क्यों ना टीपीएस द्वारका को बंद कर दिया जाए। साथ ही छात्रों को लाइब्रेरी में बंद करने को लेकर कहा कि प्रिंसिपल के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाया जाना चाहिए। बता दें कि हाईकोर्ट छात्रों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारका को फीस के लिए छात्रों को लाइब्रेरी में बंद करने और क्लास में भाग नहीं लेने देने के लिए फटकार लगाई।
कोर्ट ने इसे अपमानजनक व्यवहार बताया। जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा कि छात्रों के साथ संपत्ति जैसा व्यवहार करने वाले स्कूल को बंद कर दिया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ सुरक्षा उपाय किए जाने की जरूरत है कि स्कूल द्वारा छात्रों को प्रताड़ित ना किया जाए। ऐसा लग रहा है कि स्कूल केवल पैसा कमाने की मशीन के रूप में संस्थान चला रहा है। जस्टिस दत्ता ने कहा कि मुझे चिंता है कि आपने छात्रों के साथ घटिया और अमानवीय व्यवहार किया। फीस का भुगतान करने में असमर्थता स्कूल को छात्रों के साथ इस तरह के अपमानजनक व्यवहार करने का लाइसेंस नहीं देती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को दोहराया कि 31 मार्च 2026 तक देश भर से नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने मध्य प्रदेश के नीमच में सीआरपीएफ के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आपको कहकर जाता हूं कि 31 मार्च 2026 तक इस देश में नक्सलवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल इस अभियान में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे थे तो काफी आशंका जताई गई, लेकिन सीआरपीएफ और अन्य सुरक्षा बलों ने कुछ नहीं होने दिया। आम आदमी पार्टी ने 2027 में गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इस बीच गुजरात के सह प्रभारी दुर्गेश पाठक के घर सीबीआई रेड करने पहुंची है। इसको लेकर दिल्ली की नेता प्रतिपक्ष आतिशी समेत मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। सोशल मीडिया पोस्ट में आतिशी ने लिखा कि आम आदमी पार्टी ने जैसे ही गुजरात चुनाव की तैयारी शुरू की, गुजरात के सह प्रभारी दुर्गेश पाठक के घर सीबीआई रेड करने पहुंच गई। गुजरात में आम आदमी पार्टी ही बीजेपी को चुनौती दे सकती है और यह रेड इनकी बौखलाहट दिखा रही है। इतने सालों में बीजेपी को समझ नहीं आया कि हम उनकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। वहीं मनीष सिसोदिया ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दावा किया कि गुजरात चुनाव 2027 की जिम्मेदारी मिलते ही दुर्गेश पाठक के घर पर सीबीआई रेड ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये बीजेपी के डर से निकली हुई साजिश है। बीजेपी जानती है कि गुजरात में अब सिर्फ आम आदमी पार्टी ही उन्हें चुनौती दे सकती है और इस सच्चाई ने उन्हें हिला दिया है। डर की गूंज सीबीआई की दस्तक में साफ सुनाई दे रही है, तो आज सीबीआई ने उनके घर छापा मार दिया। विश्व व्यापार संगठन ने अनुमान लगाया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की वजह से इस साल वैश्विक व्यापार में गिरावट आएगी। इसमें कहा गया कि अगर रेसिप्रोकल टैरिफ और राजनीतिक अनिश्चितता जैसी बड़ी समस्याएं बढ़ती हैं तो दुनिया भर में चीजों का व्यापार और भी अधिक कम हो सकता है। विश्व व्यापार संगठन ने कहा कि उत्तर अमेरिका में यह गिरावट खास तौर पर अधिक होगी, जहां व्यापार में 10वें हिस्से से भी अधिक कमी आने की उम्मीद है। विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक नगोजी इकोंजो-इवेला ने कहा कि अमेरिका और चीन का अलग होना एक ऐसी घटना है जो मेरे लिए सचमुच चिंताजनक है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस संगठन ने पहले अनुमान लगाया था कि 2025 में वैश्विक सामान व्यापार में 2.7% की बढ़त होगी, लेकिन अब उसका अनुमान है कि इसमें 0.2% की गिरावट आएगी। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने वक्फ संशोधन कानून पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज वक्फ कानून के 3 बहुत ही गंभीर पहलुओं पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा और सरकार से कुछ कठिन सवाल पूछे। महुआ मोइत्रा ने लिखा कि मुझे इस बात की उम्मीद है कि कल मेरी याचिका पर पूरा अमल किया जाएगा। टीएमसी संविधान को कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध है। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई थी। इस मामले की बहस आज गुरुवार को भी जारी रहेगी। सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है कि वो इस मामले में कुछ अंतरिम आदेश पारित करने पर विचार कर रही है। कोर्ट उस प्रावधान पर भी रोक लगाने पर विचार कर रहा है जिसमें कहा गया है कि वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में 2 सदस्य गैर मुस्लिम होने चाहिए। वहीं सरकार की ओर से तुषार मेहता ने कोर्ट से अपील की है कि ऐसा आदेश पारित करने से पहले उन्हें सुना जाए, इसलिए आज भी मामले पर सुनवाई होनी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि नेशनल हेराल्ड केस में कुछ भी नहीं है। उन्होंने भाजपा पर बेवजह सताने का आरोप लगाया। बता दें कि ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। इसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सच्चाई ये है कि बीजेपी सिर्फ विपक्ष को डराना चाहती है, वो कानून के खिलाफ जाकर काम कर रही है। नेशनल हेराल्ड से जुड़े इस केस में कुछ भी नहीं है। ये अखबार पंडित नेहरू जी ने 1937 में शुरू किया था, जो आज़ादी के बाद से आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। कांग्रेस पार्टी ने इसे कर्ज देकर चलाया।
आज़ादी के इस प्रतीक को चलाए रखने की हर संभव कोशिश की गई और अब मोदी सरकार का कहना है कि कर्ज लेकर इसे चलाना गलत है। भारत की ओर से बांग्लादेश को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट सुविधा रोकने पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सलाहकार सुप्रदीप चकमा ने कहा कि मैं इसे एक चुनौती की बजाय अवसर के रूप में लूंगा। सुप्रदीप चकमा ने समाचार एजेंसी ANI से कहा कि यह रुकावट हमारे उत्पादों के निर्यात में बहुत अधिक बाधा नहीं डालेगी। उन्होंने कहा कि हम अपने कॉक्स बाजार या चटगांव एयरपोर्ट को हवाई परिवहन के लिए विकसित कर सकते हैं या ढाका एयरपोर्ट को विकसित कर सकते हैं। इसलिए हमारे पास भारतीय बाधाओं को दूर करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। मैं इसे एक चुनौती के बजाय अवसर के रूप में लूंगा। हालांकि भारत के साथ हमारा भाषाई लाभ है, साथ ही हम मेडिकल टूरिज्म के लिए भी भारत का लाभ ले सकते हैं। आपको बता दें कि साल 2020 में भारत ने बांग्लादेश को उसके निर्यात किए जा रहे सामान के लिए ट्रांसशिपमेंट की सुविधा दी थी और 8 अप्रैल को भारत ने इसी सुविधा को एक सर्कुलर के जरिए वापस ले लिया। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.